तो सवाल पूछना है तो आप हमारे जो व्हाट्सएप का नंबर है 7045220000 पर अपना सवाल भेजिए और हम आपकी मदद करेंगे जितनी संभव हो सकेगी। और आज मदद करने के लिए हमारे साथ हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट गौरव बिस्सा। गौरव से हम लोग चर्चा करेंगे और मार्केट पर इस वक्त नज़र डालिए तो जैसे हम अभी हेडलाइन से पहले हमने चर्चा की थी कि मात्र 20-22 पॉइंट की नरमी निफ्टी में देखने को मिल रही है, लेकिन बैंक निफ्टी से अच्छी मजबूती और सहारा मिलता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर मार्केट में बाइंग दिख रही है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स भी 70-80 पॉइंट ऊपर है। गौरव, एक बड़ा इवेंट होने वाला है आज शाम को और कल उस पर एक्चुअल रिएक्शन होगा, लेकिन क्या चार्ट ऐसे बड़े इवेंट को कोई प्रीएम्प्ट कर रहा है, कोई इशारे कर रहा है क्या? देखिए, प्रीएम्प्ट थोड़ा बहुत आप उसमें कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी का, दोनों ही अपने बड़े ब्रेकआउट्स के करीब आके बैठे हैं। और निफ्टी जो अपने 8,000 के लेवल को भी अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो अगर आज की क्लोजिंग टुवर्ड्स 18,180 200 स्पॉट पे होती है, तो ये एक अच्छा संकेत होगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि काफी एक अच्छा एक जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है इक्विटी मार्केट में। दूसरा, अगर S&P 500 के चार्ट्स देखेंगे या आप डाउ के चार्ट्स वगैरह देखेंगे, तो वो भी एक अच्छे ब्रेकआउट्स के आसपास में आके एक बार रुके हुए हैं। और जो हमारे इन हाउस मॉडल्स वगैरह हैं वो भी दर्शा रहे हैं कि एक इट्स ऑन द वर्ज कि एक अच्छा 10% अपसाइड का मोमेंटम देखने मिले। तो यहाँ पे एवरीथिंग इज लुकिंग क्वाइट इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा मंदी या क्वेश्चन का जो है वो लग नहीं रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे जो चार्ट स्ट्रक्चर है ग्लोबल मार्केट्स में भी काफी पॉजिटिव है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, तो ये स्थिति है इंडाइसिस लेवल की। गौरव, कोई स्टॉक, कोई आइडिया जो आपने आइडेंटिफाई किया हो कि यहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है इस वक्त? देखिए, जो थीम आपने अभी चर्चा की फार्मा और मेटल्स में, उसमें से ही मैं लूंगा, क्योंकि अगर आप फार्मा देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। और अगले पिछले हफ्ते 10 दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे ग्लेनमार्क फार्मा अच्छा लग रहा है। आपके चैनल के माध्यम से लोअर लेवल से भी मैंने दिया था, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है। 405 की स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं। 450 का इसमें लक्ष्य होगा। दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो है JSL। JSL हिसार नहीं, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, 150 के आसपास में है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको कल देखने मिला था। सस्टेन कर रहा है, फॉलो बाइंग नजर आ रही है। मेटल स्पेस भी थोड़ा बजिंग है यहाँ पे। और मिड कैप होने की वजह से यहाँ पे जो है मूव क्विक आने की संभावना है। तो 144 के स्टॉप पर आप बाय कर सकते हैं। 160 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा। ओके, तो जिंदल स्टेनलेस। अच्छा, एक दर्शकों का सवाल है, इससे पहले एक सवाल और गौरव मैं आपसे लेना चाहता हूँ। सन फार्मा को आप देखिए, एक अच्छे मोमेंटम या ट्रेंड को बना के दिख रहा है। फार्मा की जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा जब डॉक्टर रेड्डीज़ के रिजल्ट आए उसके अगले दिन उसकी अच्छी पिटाई हुई और फिर वहाँ से वो पलट के आता हुआ दिखा। लेकिन सन फार्मा अगर एक्स टैरो कर दें तो नतीजे यहाँ पे ठीक ठाक थे और 3% की मजबूती यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस पर क्या राय बन रही है आपकी सन फार्मा पर? देखिए, हम अपने क्लाइंट्स को इस पे सलाह दी थी बाय करने की, लेकिन उन्होंने अपने बुक भी करा दिए, प्रॉफिट्स हमने अपने रिपोर्ट्स निकाली थी। यहाँ पे किसी के पास है तो आप राइड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं टोटली अवॉइड करूंगा। रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं है तो मैं उसको अवॉइड करूंगा। तो सन फार्मा की फिलहाल अवॉइड है चूंकि अपने क्लाइंट्स को ऑलरेडी किराए दे चुके हैं। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। आशीष हमारे साथ हैं बेंगलुरु से। आशीष जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर सवाल है बैंक ऑफ इंडिया पे। सर 71 का एवरेज है मेरे पास, करीब 1400 शेयर्स है उसका। और सर एक HG इंफ्रा को लेकर भी सवाल था सर। ओके, उसका भी फोरकास्ट जानना था जी। गौरव, पहले तो ये बैंक ऑफ इंडिया, देखिए, सारे PSU बैंक्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रांग है, स्ट्रक्चर भी अच्छा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँगा अगर है इनके पास ऑलरेडी तो आप होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर खराब नहीं है। वीकली चार्ट से भी स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। जो स्टॉप लॉस आ रहा है ऊपर के वो है 54 का, उसके नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो आप एग्जिट कीजिए। फ्रेश एंट्री में किसको भी ये जो इस पे अवॉइड करूंगा कोई भी PSU बैंक्स में, लेकिन इसको आप होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं। और इनका एक दूसरा सवाल था HG इंफ्रा पे। देखिए, एच पे अगर मैं इसके डेली चार्ट अगर मैं देखूं तो या देखिए रेंज में ही रहा है। आप इसके वीकली चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो भी एक रेंज में है, दायरे में ट्रेड है। यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। जो स्टॉप लॉसेस मुझे यहाँ पे सुझाव होगा मेरे को 515 के होंगे। अब रेंज से कब बाहर निकलेगा थोड़ा बोलना डिफिकल्ट है। स्ट्रक्चर खराब नहीं है, अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। अब ब्रेकआउट्स अगर आ जाते हैं तो एक अच्छी मोमेंट आपको देखने मिल सकती है, उसमें बने रहिए।
तो एजी इंफ्रा में बने रहिए, मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं वरुण पटेल का, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरुण जी बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी बिफोर 1 मंथ 1381 के रेट से लिए हुए हैं। तो उसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना का मेरा प्लान है। अदर ऐड कर सकता हूँ ये भाव से। ओके गौरव, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ इन्होंने लिया है 1381 पे और ऐड करना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म का प्लान है इनका। तो ये अगर थोड़ा नीचे आया है इस वक्त तो क्या इसमें और ऐड करना बनता है इस समय? मेरे हिसाब से यहाँ पे फ्रेश एडिशन आप मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, चाहे आपका, मैंने पहले भी कहा कि अगर आपका स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म का है नजरिया, फिर भी आप कोई भी प्राइस पॉइंट में ले तो वो सही तरीका नहीं होगा। यहाँ पे अभी तक अगर देखा जाए तो रिवर्सल के संकेत आ नहीं रहे हैं, और वीकली चार्ट से भी लोअर टॉप बॉटम से बना डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। तो यहाँ से ट्रेडिंग बाउंस जरूर देखने मिल सकता है, बट बियॉन्ड दैट मैं यहाँ पे इसको अवॉइड करूँ। है तो बिल्कुल बने रहिए, स्ट्रक्चर में फिलहाल दिक्कत नहीं, सपोर्ट्स के आसपास में है। अगर ऐड करना है तो मैं इसको पिरामिडिंग के लिए करूंगा, ये नहीं कि आपका स्टॉक प्राइस के नीचे अगर मैं एवरेज करूँ, थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, रिवर्सल कंफर्म होने दीजिए, तब आप उसको ऐड कीजिए। ओके एक और सवाल लेते हैं आकाश का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। हेलो सर, मेरे पास रेन इंडस्ट्री के 300 शेयर है एट द रेट 193। क्या मैं और ऐड करूँ या टारगेट कहाँ तक रखूँ? 4 महीने होल्ड कर सकता हूँ मैं? 4 महीने होल्ड कर सकते हैं भाई रेन इंडस्ट्रीज़ को, अभी इनको नुकसान है। इनका भी वही सवाल है, ऐड करें या क्या करें? देखिए जवाब सेम ही होगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा कहूँ ऐसा नहीं है, एक रेंज में दायरे में ये जो है टिका हुआ है। सपोर्ट्स है इसके 130-35 के सपोर्ट्स है, तो आपको मैं ये कहूँगा आप उसको स्टॉप लॉस रखिए, आप होल्ड कीजिए। रेंज बाउंड है तो मैं यहाँ पे फिलहाल एवरेज करिए तो सलाह नहीं। ओके गौरव, एक स्वप्निल डोलास ने ट्विटर पर सवाल भेजा है कि बैंक निफ्टी का इन्होंने 42,000 का कॉल लिया है 3 नवंबर की एक्सपायरी वाला, 94 रुपये पे। इनको क्या करना चाहिए, एक्सपायरी तक रुकें ये? देखिए ये आपको, और देखा जाए तो इवेंट भी है, मैं जनरली अवॉइड करता, मैं इवेंट के पहले लेके नहीं जाऊंगा। दूसरा, अगर मैं बाय कर भी लूँ तो मैं कल के एक्सपायरी का नहीं लूंगा, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंसोलिडेशन अगर होगा तो आप हाई हाईज में बाय कर रहे हैं इवेंट के पहले और कल रेंज बाउंड रहा तो आपको इतना मुनाफा नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बाय करना भी है किसी को तो 2 चीजें हैं, एक जैसे 41,600-650 मिनिमम फ्यूचर्स आपको यहाँ पे आवली क्लोज दे, तब आप इसको ऑप्शन को बाय कीजिए, और मैं अगले वीक की एक्सपायरी का लूंगा, मैं कल की एक्सपायरी का नहीं लूंगा। ओके तो इसमें से बेटर है कि एग्जिट कर लें। जयदीप मोदी ने सवाल पूछा है सीएमएस इन्फो सिस्टम्स पे, 295 है इनके पास, 593 शेयर्स नतीजे इसके आए थे, नतीजे काफ़ी बेहतर हैं और 1 से 3 महीने का नज़रिया है इनका। सीएमएस इन्फो सिस्टम्स 295 पे इनकी बाइंग प्राइस है। यहाँ पे मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रहना चाहिए। अपने एक वीकली चार्ट्स वगैरह आप देखेंगे तो ब्रेकआउट्स आपको नजर आ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली वीकली जो सेटअप से क्लोज ब्रेकआउट के ऊपर ही होगा। इसमें आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। 315 का स्टॉप लॉस लगाइए, सस्टेन हो गया तो काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। तो इसमें बने रहिए, नतीजे बहुत अच्छे हैं और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन स्टॉक दिखा भी रहा है। अगला सवाल है नागपुर से संकेत का। संकेत जी सवाल क्या है आपका? हेलो, मेरे पास टाटा मोटर डीवीआर के 50 शेयर है, 202 बाइंग प्राइस है। तो शेयर अभी बहुत बढ़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें ऐड करें, रुको या बेच लूँ। गौरव, पिछले दिनों टाटा मोटर्स का डीवीआर जो है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार में था। टाटा मोटर्स बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन इसमें चल रहा था। हो सकता है कि डिस्काउंटिंग तगड़ी रही हो तो उसको कैचअप उसने किया। अभी इनकी बाइंग से 50 रुपये ऊपर है। करंट सिचुएशन देखते हुए इनको क्या करना चाहिए? ये मेरे हिसाब से एक बार पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमने अपने क्लाइंट्स को भी सुझाया था कि आप डीवीआर बाय कीजिए, टाटा मोटर्स सेल कीजिए, पेयर ट्रेड सुझाया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है, और काफी स्ट्रॉन्ग और काफी क्विक अपसाइड आपको देखने मिल चुकी है। पार्शियल क्वांटिटी आप बुक कर लीजिए, और बाकी जो है आप 237 का या 235 का आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। ओके, पार्शियल प्रॉफिट इसमें बुक करना चाहिए आपको। चलिए अगला सवाल ट्विटर से लेते हैं, जो जानना चाहते हैं कि नायका, आज नायका का चार्ट देख पाएंगे क्या आप?
रिसेंट जी, लिस्टिंग है। लंबा नजर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म का यूज बन हाँ, सकता तो शॉर्ट टर्म में बताइए, इन्होंने ले लिया है श्रीनिवास जी ने, वांट टू परचेज, खरीदना चाहते हैं नायका, क्या बनता है इस समय खरीदारी करना? देखिए, सबसे बड़ा रीजन खरीदारी का यही है कि एक अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल चुकी थी, 20 टका स्टॉक भागे, तो लोग सोच रहे हैं अभी यहाँ से शायद रिवर्सल हो गया। कंफर्मेशन का वेट कीजिए। मैं यहाँ पे फिलहाल बाय की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप 2020-22 के शुरुआत से अगर आप लोस को अगर आप बनाते हैं, करंट करते हैं, तो जो हाई बना था अभी एकदम रिसेंट में 1230-35 का, उसके ऊपर क्लोजिंग है, उसके बाद में ही यहाँ पे बाय करना बनता है। जब तक ये नहीं है, थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए। फिलहाल अवॉइड की राय बन रही है। और गौरव, दो स्टॉक जो नतीजों के बाद बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन देते हैं, एक तो LIC हाउसिंग जो 10% नीचे है, नतीजे इसके अच्छे नहीं थे, इस वजह से स्टॉक पे तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इसमें और शॉर्ट के मौके हैं कि गिरावट अब पूरी हो गई है और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद उछाल आ सकता है? देखिए, मैं शॉर्ट्स को अवॉइड करूंगा, और एज ए थंब रूल जब ऐसे बड़ी कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है, मैं उस स्टॉक को अवॉइड ही करता हूं, क्योंकि आप रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होता। अगर मैं कहूँ यहाँ पे शॉर्ट कर भी ले, तो आपके जो स्टॉप लॉस है काफी डीप हो जाएंगे, एक बड़ा गैप डाउन को देखने मिला था। तो यहाँ पे फिलहाल वो सबसे मैं कहूँगा उसको अवॉइड कीजिए। ओके, एक और नतीजे पे ही बात करते हैं जो कि लगभग इसी तरह की कंपनी है, चोला इन्वेस्टमेंट, और उसमें 5% की तेज़ी है। नंबर्स इसके ठीक थे, कोई कंप्लेंट नहीं थी उसमें, 750 पे इस समय ट्रेड कर रहा है ये। तो चोला में क्या लॉन्ग बनाया जा सकता है क्या? अच्छा, इनका जो फंडामेंटली थोड़ा सा व्हीकल फाइनेंस वाला बिजनेस है ना, बहुत बढ़िया काम करता है और साउथ बेस्ड कंपनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है वहाँ पे। तो क्या बनता है इसमें तेज़ी का माहौल चोला में? है ये रेंज बाउंड ही, बट अगर किसी को चाहिए तो एक बार 725 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ओवरऑल रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं फिलहाल, पर निबलिंग किया जा सकता है यहाँ। ओके, निबलिंग की जा सकती है यहाँ पे इसमें। एक और है आपका चंबल फर्टिलाइज़र, नतीजों के बाद दबाव दिख रहा है इससे। अच्छा, कुछ लोग होंगे इसमें, हो सकता है कि जो बीच में एक दौर आया था जो बहुत तेज़ रफ्तार इसने दिखाई थी चंबल ने, लेकिन उसके बाद से फिर ये करेक्ट हुआ और अब नतीजे भी वैसी गवाही दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें? यहाँ पे 300 का लेवल काफी महत्वपूर्ण है। 300 के नीचे अगर आवली क्लोज अगर आती है, तो यहाँ पे फिर से शॉर्ट के मौके बनाए जा सकते हैं। इसमें फिर से शॉर्ट के मौके बनाए जा सकते हैं और अभी 5% के आसपास स्टॉक नीचे है। राहुल श्रीवास्तव जानना चाहते हैं कि टाटा पावर को क्या करना चाहिए। इन्होंने हालांकि बहुत अच्छे लेवल पे खरीदा था, 110 पे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप बने रहिए। हमारे अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे भी ट्रेडिंग के लिहाज से आपने बाय करवाया है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। 245 तक के लेवल आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। वहां पे आप रिव्यू कीजिए कि आपको कैरी फॉरवर्ड करना है या आप एक बार बुक करना चाहते हैं। वो करना चाहते हैं, ओके। जब बैंक ऑफ इंडिया, बड़ी दिलचस्पी, लोगों की बहुत सारे सवाल इस पे आ रहे हैं, लेकिन एक दूसरा सवाल लेते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा की है बैंक ऑफ इंडिया पे एक कॉलर के ज़रिए, तो जिन लोगों ने सुना होगा उन वो राय उनके लिए हो रही है। अंकित का ये सवाल है कि इन्होंने ICICI बैंक की 2 लॉट खरीदी हैं, 940 की कॉल, नवंबर की एक्सपायरी है, मतलब मंथ एंड की होगी, 21 रुपये 65 पैसे पे। क्या करना चाहिए इनको? आपको मैंने चैनल से पहले भी कहा कि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो आपका नजरिया ये होना चाहिए कि 3 दिन में मैक्सिमम प्रॉफिट बन जाए, मूवमेंट आ जाए। जितना समय ज्यादा लगेगा, मूवमेंट आने के बाद में भी टाइम वैल्यू इरोशन थोड़ा रैंपेंट होता है। अब ये फर्स्ट वीक है तो इतना टाइम वैल्यू इरोशन नहीं होता, सेकंड वीक से किक स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन में ये ट्रेड कर रहा है यहाँ पे। और इसमें जो मोमेंट आएंगे वो एक बार 930, 935, 940 से क्लोजिंग आ जाएगी, उसके बाद में एक अच्छा अपसाइड आपको देखने मिलेगा। जब तक कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा, तो फिलहाल आप उसमें बने रहिए। लेकिन अगर 2-3 दिन में मूव नहीं आता है, तो एक बार एग्जिट करना बेहतर होगा। इतने बड़े इवेंट के पहले इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में रिटेल इन्वेस्टर को। अच्छा, एक कविता जी हैं, एक सवाल पूछना चाहती हैं। जिंदल वर्ल्ड वाइड करके एक कंपनी है, 330 पे इन्होंने 50 शेयर्स लिए हैं। गौरव, जिंदल वर्ल्ड वाइड है आपके चार्ट में क्या? जी, ये हमने मेरे रेडार पे भी था, तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स के लिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर खराब नहीं है, बट फ्रेश एंट्री टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी ले लिया है, तो आपको मैं जो स्टॉप लॉस जाएगा वो 285 होगा। ओके, इस पे ध्यान रखना चाहिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्विकली। ओरिएंट पेपर पे सवाल है रोहित का। 1000 शेयर इन्होंने ले रखे 41 रुपये के भाव पे, ओरिएंट पेपर्स।
स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, ब्रेकआउट हो रहा है डेली चार्ट्स पे। अगर ये क्लोजिंग इसकी 38.5 39 के अगर आती है, कल की भी वीकली क्लोजर होता है, तो काफी अच्छा अपसाइड आपको देखने मिल सकता है, बना रही है। ओके, तो गौरव ये बात करते हैं कंपनी के बारे में जिसके रिजल्ट्स आए हैं मैक्स हेल्थ केयर के मैनेजमेंट से। दूसरी तिमाही में कंपनी के नतीजे जो हैं अनुमान के मुताबिक या स्लाइटली आप कह सकते हैं बेटर रहे हैं। जो इनकम है उसमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफा जो है काफ़ी बड़ा डबल हो गया है। कंपनी के CMD डॉक्टर अभय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। रिजल्ट्स जो है सर प्राइमा फेसाई तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और बड़े इंटरेस्टिंग है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो हम लोग प्री कोविड लेवल के स्तर की बात करते थे उस लेवल को हमने अचीव कर लिया है और उससे ऊपर निकल रहे हैं क्या? जहां तक प्री कोविड का सवाल है, वो लेवल हम इससे पहले क्वार्टर में भी अचीव कर एक्सीड कर चुके थे। जहां तक जो लास्ट चीज थी इंटरनेशनल बिजनेस, वो भी 110% हो चुका है प्री कोविड लेवल के बराबर। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि 12% जो बिजनेस हमारा आता था अफगानिस्तान से, वो अभी 0 है। लेकिन उसके बावजूद 110% प्री कोविड लेवल हमने अचीव कर लिया। सो हाँ, हर तरीके से आप देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर में, इस क्वार्टर में, उसके पिछले क्वार्टर में भी कोविड नहीं रहा, लेकिन बिजनेस स्टेबल रहा है और जो प्री कोविड लेवल है उसके कंपैरिजन में वृद्धि हुई है। अभी जी ऑक्यूपेंसी जो है आपकी वो इस समय किस लेवल पे है? ऑक्यूपेंसी जी 78% पे है। ऑक्यूपेंसी प्री कोविड लेवल पे हमको 70 to 73% पे ऑपरेट करते थे, लेकिन पोस्ट कोविड अब 75% के बेसिस पे कर रहे हैं, 75-76% पे। इस पिछले क्वार्टर में 78% रहा, क्योंकि ये जो सेकंड क्वार्टर होता है ये बारिश का समय होता है और इन्फेक्शियस डिजीज भी होती है, जैसे आप जानते हैं, काफी वायरल, काफी डेंगू भी फैला। सो हर साल ही ये होता है। तो इस साल इसकी वजह से हमारा जो ऑक्यूपेंसी है उसमें थोड़ी पीक आता है सेकंड क्वार्टर में, लेकिन क्योंकि इसकी इस मेडिकल मैनेजमेंट में जो कमाई है, बिड्डा पर बेड है या बिड्डा मार्जिन है या रेवेन्यूज है, वो कम होते हैं, क्योंकि सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट होती है। जब ये आरपॉब हमारा, इसके बावजूद के इंस्टीट्यूशनल बिजनेस कम हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस में वृद्धि हुई, इसके बावजूद हमारा आरपॉब फ्लैट रहा, क्योंकि जो प्रेशर था, डाउनवर्ड प्रेशर मेडिकल बिजनेस का रहता है, लेकिन उसका हायर ऑक्यूपेंसी का भी फायदा होता है। ओवरऑल इसका एबिटा में फायदा रहा। तो ये क्वार्टर हमारा हाईएस्ट एवर क्वार्टर था, बट इससे पहले पिछला क्वार्टर हमारा हाईएस्ट एवर क्वार्टर। अभी जी चूंकि आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनल पेशेंट बहुत थे और डॉलर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इस वक्त एज करेंसी के, तो उसका मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए कि कितना फ़ायदा हुआ और क्या ये वॉल्यूम में सस्टेन करेगा, क्योंकि करेंसी हेज तो पता नहीं कब तक रहे। नहीं, तो इसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी पिछले 1-2 महीने में ही हुई है डॉलर में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में फायदा ही रहता है। लेकिन बाकी सब दुनिया की जो करेंसीज हैं उनमें भी काफी, जैसे जिन कंट्रीज के हम कम्पीट करते हैं, चाहे वो टर्की बहुत जाता है बिजनेस जो हमारे साथ कम्पीट करता है इंडिया के साथ, और टर्की में तो बहुत ही रेट गिरा है उनका लोकल करेंसी का। सो हमसे ज्यादा फायदा तो बाकी कंट्रीज को हुआ है, क्योंकि डॉलर में रेट का फायदा हुआ है, लेकिन जो आदमी खरीद रहा था उसको नुकसान वहां पे भी हुआ है। ओके, अभी जी बुक पे कैश काफ़ी दिख रहा है, नेट लेवल पे भी बढ़िया कैश है। आपने शायद पहले कभी जिक्र किया भी है कि कैपेक्स हो सकता है, वो ग्रीन फील्ड भी हो सकता है, ब्राउन फील्ड भी हो सकता है, कोई उसके बारे में आप आइडिया दे पाएंगे? क्योंकि कैश है आपके पास, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी बिल्कुल। सो हमने कैपेक्स अनाउंस किए हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन जारी है। हम 4,500 करोड़ खर्च रहे हैं अगले 3 या 4 साल में, और इससे 3,800 से 3,000 बेड की वृद्धि कर रहे हैं अपने टोटल पोर्टफोलियो में। सो इससे हमारी बेड कैपेसिटी जो 3,400 बेड्स की है वो ऑलमोस्ट डबल कर जाएगी, और ये अगले 3 साल में हम 4,500 करोड़ का कैपेक्स है।
हमारा जो इंटरनल एक्रूवल्स है वो 290 करोड़ का रहा है इस क्वार्टर। इसके पहले क्वार्टर भी इसके बराबर ही था। तो ये सारा का सारा जो हम पूरा कैपेक्स कर रहे हैं ये इंटरनल एक्रूवल से कर रहे हैं अगले 3 या 4 साल। ओके अबे सर, एक डायग्नोस्टिक बिजनेस के बारे में जानना चाहूँगा, चूँकि वो बिज़नेस काफ़ी एक पैराडाइम शिफ्ट चेंज की तरफ से भी बढ़ रहा है। हालांकि आपका रेवेन्यू काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, YoY क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 20-21% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। मार्जिन ठीक है, लॉस से आप 1% पे ले आए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि ये वाला जो बिज़नेस है ना वो बहुत ज़्यादा इस समय एक टर्माइल कह सकता हूँ मैं उस पर है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए, अस्पताल की जहाँ तक बात है वहाँ हमारा जो कंपेटिटिव एज है और जो हमारा ये बिजनेस बहुत सिक्योर है, क्योंकि कभी जो आप सीरियस टेस्ट कराते हैं उसका रिजल्ट जो है उसका आर्बिट्रेटर आप नहीं, आपका डॉक्टर रहता है। और हालांकि आप देख रहे हैं कि नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन नए नए प्लेयर्स की जो लैब्स की क्रेडिबिलिटी है आज की डेट में वो पूरी तरह इस्टेब्लिश नहीं हुई। और कल को जैसे अगर आपने कोई मेजर टेस्ट कराया तो आपने अगर अपने डॉक्टर को दिखाते हैं वो रिपोर्ट, तो आपका डॉक्टर कहता है कि ये तो ठीक है लेकिन आपको शायद सेकंड ओपिनियन लेना पड़ा, आप फिर दूसरी टाइम अपने आप को जैब नहीं कराएंगे। लेकिन मैक्स लैब की रिपोर्ट कोई डॉक्टर नकार नहीं सकता और नकारता नहीं है, क्योंकि उसकी ये क्रेडिबिलिटी है। आज की डेट में हमारे जो 5000 सीनियर क्लिनिशियंस हैं जो सारे ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं और इतनी हाई एंड डिजीज को मैनेज कर रहे हैं, सब हमारे अपने लैब्स की बेसिस पे कर रहे हैं। सो वही जो हमारा लैब्स हमारे इन हाउस के लिए यूज होता है, आज की डेट में हम रिटेल में उसको हम ऑफर कर रहे हैं। लेकिन आपने जो ये बात कही कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है इस बिजनेस की, हमारे लिए ये बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा ही बहुत ज्यादा रही है, लेकिन रिटेल में भी। लेकिन हमने पिछले 1 साल में कुछ 400 चैनल पार्टनर्स ऐड किए, 400 चैनल पार्टनर्स के बेस पे। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी है इसमें, उसके रहते हुए इसका ग्रोथ में हमने जो इन्वेस्ट किया है उससे इसका एबिटा पे प्रेशर रहा है। लेकिन अब आप देख रहे हैं वो क्रिटिकल मास के ऊपर है, इसके बाद आप इंक्रीज देखेंगे एबिटा में इस बिजनेस। ओके अबे सर, एक क्वेश्चन है, चूंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे आए हैं जो सिर्फ डायग्नोस्टिक्स के बिजनेस में है और ऑनलाइन ऐप बेस्ड होम सर्विस और पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं। तो एक आपने बड़ा उसमें सवाल जोड़ा है कि वैल्यू एडिशन ये होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, लेकिन जिस तरीके का मार्केट साइज है एक्सपेंड हो रहा है उसमें प्राइस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या वो क्रेडिबिलिटी उसको सबसाइड कर देगी क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अगर आपको कोई टेस्ट फ्री में भी ऑफर करता है, कल को आपको जब सेकंड ओपिनियन उसका लेना पड़ता है, दूसरी बार आपको नीडल चुबानी पड़ती है, आप पहला टेस्ट शायद फ्री में भी ना लें। हेलो जी कंटिन्यू करिए प्लीज। क्या आप पहला टेस्ट शायद फ्री में भी ना लें, क्योंकि तो ये जो चीज है ये प्राइस सेंसिटिव नहीं रहती, ये वैल्यू सेंसिटिव है। अगर आप फार्मेसी से कोई दवाई खरीद रहे और अगर आपको वो डिस्काउंट के बेस पे सेम ब्रांड मिल रहा है, सेम चीज मिलती है, उसमें आप प्राइस पे रिलाई करते हैं। लेकिन अगर जहां तक टेस्ट की बात है या हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर की बात है, उसमें तो ब्रांड और क्रेडिबिलिटी और कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा मायना रखता है। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैक्स हेल्थ केयर नंबर बेटर है और इंटरेस्टिंग ये है कि प्री कोविड लेवल को पार कर चुके, तब जबकि अभी अफगानिस्तान के एक ज्योग्राफी का बिजनेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। 470 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। गौरव, मैक्स हेल्थ केयर पे क्या राय बन रही है आपकी? ओके, शायद हमारा कनेक्शन नहीं है उनसे। समय भी समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़। ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।